वीडियो में हम दो बातें करने वाले हैं। पहली तो ये कि फ्रीडम से सामान्यतः हम क्या समझते थे जब तक कि हमने जे कृष्णमूर्ति को नहीं पढ़ा था। तो फ्रीडम से हमारी एक सामान्य मत, हमारी सामान्य राय क्या थी, उस पर हम बातचीत करेंगे हम तीनों। उसके बाद में हम बात करेंगे कि जे कृष्णमूर्ति का फ्रीडम से क्या लेना देना है या फ्रीडम पे उनके क्या विचार है। फिर उसके बाद में जो इंसाइट्स उन्होंने फ्रीडम को लेके दी, उससे हमारी समझ फ्रीडम के बारे में क्या बदली या क्या नई हमारी समझ बनी है फ्रीडम को लेके, ये हम कुल मिला के बातचीत करेंगे। और इस पर आपके जो सवाल अनुत्तरित रह जाते हैं उनको आप लोग रख सकते हैं, जिसमें हम आगे चर्चा करेंगे। तो हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं सबसे पहले मुकुल से कि फ्रीडम को लेके जे कृष्णमूर्ति पढ़ने से पहले आपकी क्या राय थी, क्या थॉट था? फ्रीडम को सर मैं समझता था, फ्रीडम इज द फ्रीडम ऑफ चॉइस, कि मेरी चूज करने की अगर मेरे पास ऑप्शन है तो वो मेरी फ्रीडम है। और फ्रीडम का जो बेसिक एक कंसेप्ट होता है हमारे दिमाग में, वो है सकती बिना रोक टोक के ऐसी लाइफ, दैट इज फ्रीडम। ठीक है। एंड कृष्णमूर्ति को पढ़ने के बाद मेरे को लगा कि फ्रीडम इज द स्टेट ऑफ माइंड। अपनी माइंड की एक स्टेट है सर फ्रीडम। फ्रीडम ऐसे बाहर नहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही, वो अपनी माइंड की स्टेट पे डिपेंड करेगी दैट व्हाट इज फ्रीडम। तो मेरा विचार इतना है, इसके आगे डिस्कशन करेंगे जब स्पेसिफिक जाएंगे। ठीक है। तो इसी सवाल को हम अब मोहित से ले लेते हैं कि फ्रीडम को लेके आप क्या समझते थे और अभी जे कृष्णमूर्ति के बारे में आपकी क्या समझ बनी? सर फ्रीडम को लेके दो तरीके के विचार आमतौर पे जो मुझे समझ में आते हैं, मोटे मोटे तरीके से जो प्रचलित हैं वो एक तो है कि फ्रीडम, जैसा मुकुल ने कहा, कि अनहिंडर्ड चॉइस आप बना सके। आप किसी तरीके से दुनिया में कोई एस्पेक्ट एक्सरसाइज करना चाहते हैं, उसमें किसी तरीके की रोक टोक ना हो, इस पे बात वो कर चुके हैं। एक दूसरी फ्रीडम होती है कि अपने आप को एक्सप्लोर करने की एक दूसरी परिभाषा आमतौर पे दी जाती है कि एक्सप्लोर करने में भी कोई बाधा ना है, कि आप अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उस एक्सप्लोरेशन में किसी तरीके की कोई रुकावट ना हो। और ये वैसे देखने में बहुत दोनों सेम सी लगती हैं कि मैं एक तो चॉइस कर पाऊँ, चॉइस की फ्रीडम, और एक दूसरा कि मैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन की फ्रीडम, ठीक है ना। लेकिन कृष्णमूर्ति को पढ़ने के बाद ये जो दोनों बहुत साइमल्टेनियस और सिमिलर जो परिभाषाएं हैं, उनमें एक ब्रेक मुझे नजर आता है कि आमतौर पे जो हम कहते हैं कि अपना चॉइस एक्सरसाइज करने वाला फ्रीडम, उनके अनुसार, कृष्णमूर्ति के अनुसार, उनकी फिलॉसफी में वो चीज मुझे थोड़ा सा नजर आता है कि कृष्णमूर्ति उस पर एम्फसाइज नहीं कर रहे, बल्कि उसको खारिज भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और जो दूसरी परिभाषा है जहाँ पे खुद को एक्सप्लोर करने का फ्रीडम, जहाँ पे शायद आप उस चॉइस के लिए भी एलिजिबल नहीं रहेंगे जो पहले आप पहले बहुत इम्फेसिस था, जैसे उस चॉइस से परे, मतलब कि खुद को एक्सप्लोर करने में आप खुद भी बाधा हो सकते हैं। हाँ। तो बाहर दिक्कत सिर्फ बाहर से नहीं आती है, इट इज नॉट ऑलवेज द स्टेट हु इज preventing you from going into the world and exploring it to the limits. It is also sometimes you yourself. तो चॉइस के साथ जब हम फ्रीडम को सीख करने जाते हैं तो वहां पे एक अड़चन फिर भी रह जाती है, वो है आदमी खुद, क्योंकि चॉइस उसकी होती है। लेकिन जिस फ्रीडम की बात कृष्णमूर्ति कर रहे हैं, वहां पे आदमी को वो सेल्फ का नोशन भी छोड़ना पड़ता है। तो उनका फ्रीडम मुझे ज्यादा रेडिकल और ज्यादा साइकोलॉजिकल लगता है। लेकिन अच्छा, इसमें दो तीन चीजें आ गई। एक तो ये आ गया कि जैसे बाहर से रिस्ट्रेन या रोक किसी भी चीज पे लगती है, तो एक तो वो फ्रीडम की बाधा है। और सामान्यतः जो आमतौर पे सोशो पॉलिटिकल रियलिटीज की बात सामान्यतः हम इसी को फ्रीडम मानते हैं कि बाहर से हमारे ऊपर कोई रोक ना लगे, रुकावट ना लगे, जो हम करना चाहते हैं वो हम करें। एक तो ये पक्ष है जिसको मुकुल ने भी बोला। लेकिन कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि सिर्फ उससे बात नहीं बनेगी, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपको आंतरिक परिवर्तन करने पड़ेंगे। हाँ। अपने अंदर परिवर्तन करने पड़ेंगे, और वो जो आंतरिक परिवर्तन है वो फ्रीडम का एक जरूरी हिस्सा है। इसलिए इसको इनर फ्रीडम भी बोल सकते हैं। एक शब्द आता है इनर फ्रीडम, है ना। अब इनर फ्रीडम किससे, अगर हम इस विषय पे थोड़ी बातचीत करें आगे बढ़ते हुए कि इनर फ्रीडम का क्या मतलब है उनका, तो पहले मुकुल से बातचीत करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं इनर फ्रीडम को लेकर। जैसे मैंने बात करी थी स्टेट ऑफ माइंड की, जैसे कि फ्रीडम इज द फ्रीडम ऑफ स्टेट ऑफ माइंड। मेरे को अभी पता है दैट आई एम बाउंड टू समथिंग, उसके बाद में सर जो मिजरी या शोरो में मैं हूँ, वो एक साइकोलॉजिकल स्टेट है सर मेरे माइंड की।
उससे अपने आप को फ्री करना। जैसे मेरे को पता है मैं बाउंड हूँ अभी, और उसको लेके मेरे को दुख आ रहा है, उस दुख को समझ के अपने आप को उससे अलग कर लेना। मैं इसको कृष्णमूर्ति क्या कह रहे हैं? कृष्णमूर्ति इस चीज को कैसे कह रहे हैं, अगर उस तरह से बताने की कोशिश करोगे? कृष्णमूर्ति बात करते हैं दैट bondage is the psychological division, the psychological state. तो ये जो हमारी है, ये दिमाग, जो हमारे दिमाग की स्टेट है, जो हमारी बॉन्डेज है, मैं इससे ऐसा समझा सर कि ये हमारी जो सारी है दिमाग के अंदर स्टेट्स है। अगर हम किसी भी तरह से इससे अलग हो पाए, इसको देख पाए कि ये बॉन्डेज की स्टेज क्या है, ये दिमाग की स्टेट है कैसी, और स्टेट को खुद से अलग कर पाए, जो कि हमें एग्जैक्टली दुख दे रही है, वो एग्जिस्ट तो करेंगे, अगर हम उसको समझ पाए तो वही सेल्फ फ्रीडम हो सकती है। ठीक है, इसमें आपको क्या जी सर, इस पे जैसे इन ऑर्डर ऑफ व्हाट आई हैव टॉक्ड बिफोर, कि उनके अनुसार फ्रीडम दो तरीके से आती है, एक रेजिस्टेंस जो कि आउटर है, एक इंटरनल है। तो आउटर रेजिस्टेंस के लिए तो तमाम जो हमारे पास टूल्स हैं, सोशल पॉलिटिकल टूल्स हैं, वो हैं। अब चूंकि उनका फ्रीडम इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन द इनर रिस्ट्रेंट्स, इनर रेजिस्टेंसेस, तो उनके अनुसार मेरे ख्याल से वो इनर रेजिस्टेंस है फ्रेगमेंटेड सेल्फ। तो उनके लिए फ्रीडम मुझे लगता है इज फ्रीडम फ्रॉम द फ्रेगमेंटेड सेल्फ, जहाँ पे सेल्फ के एक अलग अलग हिस्से एक दूसरे से टकराव में, रेजिस्टेंस में और फ्रिक्शन में है। तो अगर हम उस फ्रेगमेंटेड सेल्फ से किसी तरह बाहर निकल सकते हैं, तब ही हम इंटरनली फ्री हो सकते हैं, बिकॉज दैट इज अ स्टेट ऑफ फ्लो। अच्छा, तो उसका तरीका क्या हो सकता है? बाय डिनाउंसिंग सेल्फ, आई थिंक बाय नॉट, क्योंकि उनके अनुसार किसी भी तरीके का अगर आप सेल्फ एक्यूमुलेट करते हैं, इट इज बाउंड टू बी अ फ्रेगमेंटेड सेल्फ, क्योंकि जो चॉइसेस आप बाहर से उठाते हैं, अलग अलग तरीके की हमारे अंदर चॉइसेस होती हैं। मेरी चॉइस इस क्लासरूम में और मेरी चॉइस मेरे कमरे में वो सेम नहीं होंगी, they might not be same, my choices might be different because I've accumulated them from different sources. तो choices के बीच में conflict हमेशा रहता है। तो अगर हम choices ना ही बनाएं, choiceless awareness की state में अगर हम जा सकते हैं किसी तरीके से, जहाँ पे हम self को dissolve अगर कर सकते हैं, तो वहां पे चूंकि फिर सेल्फ नहीं रहता, तो फ्रेगमेंटेड सेल्फ का सवाल नहीं होता। देखिए, इसमें दो तीन सवाल बन जाएंगे, ये यहाँ से मामला थोड़ा एग्जैक्टली, और मैं भी कह रहा हूँ कि यहाँ से एकदम से साइकोलॉजिकल से ऑलमोस्ट मेटाफिजिकल की तरफ जाने लग जाता है। हाँ, जैसे दो तीन चीजें हैं इसमें। पहले तो ये, अगर हम दोबारा से आते हैं वापस, कि बाहर से हमारे ऊपर कुछ बंधन लगे हुए हैं, है ना, और इवन जिसको हम बोल रहे हैं, वो भी हमारी कंडीशनिंग हमारी बाहर से हुई है, और हमारी जो चॉइसेस हैं वो भी कहीं ना कहीं बाहर, हमारी समाज, हमारे कल्चर, हमारे धर्म, वहां से आ रही हैं। तो इस सेंस में ये बहुत बढ़िया पॉइंट है मेरे ख्याल से, क्योंकि आउटर और इनर में जिस तरीके का हम आमतौर पे डाइकोटोमी देखते हैं, वो है भी नहीं, वो जे कृष्णमूर्ति भी नहीं देख रहे हैं मेरे ख्याल से। जे कृष्णमूर्ति का सवाल ये है कि जो मुझे लग रहा है, और खास करके आधुनिकता में ज्यादातर फ्रीडम का मतलब हमेशा ये माना गया है कि बाहर के जो बंधन है उनसे फ्री हो जाओ तो हम फ्री हो जाएंगे। लेकिन जे कृष्णमूर्ति उसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं जी, कि जो बाहर आपको लग रहा है कि आपके ऊपर धर्म है, समाज है, परिवार है, उस तरह की जो चीजें हैं बाहर से रोक रही हैं, वो बाहर से नहीं रोक रही हैं, वो आपके साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग बन गई है, और आप खुद उससे इतने ज्यादा लिमिटेड सोचते हो कि आप खुद भी रोकने लग जाते हो। तो आप बाहर से फ्री होने के बाद दूसरा स्टेप आएगा कि आप अपनी उन कंडीशनिंग, अपने उन बिलीव्स और अपने उन थॉट्स के प्रति अवेयर होने लग जाओ। अब यहाँ पे अवेयरनेस, जैसे आपने भी कहा, अवेयरनेस और फ्रीडम डीपली इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं जे कृष्णमूर्ति में, कि अगर आप अवेयर नहीं हो, जिसको वो चॉइसलेस अवेयरनेस टर्म दे देते हैं, अगर आप अवेयर हो तो वहां पे वो कुछ एक्शन या कुछ चूज करने की बात ना करके वो कह रहे हैं ये अवेयरनेस की स्टेट ही फ्रीडम है। इस स्टेट को वो फ्रीडम बोल रहे हैं। इसी को आप एक तरह से लिबरेशन बोलते थे ट्रेडिशनली, है ना, तो वो लिबरेशन को बेसिकली फ्रीडम बोल रहा है, ना कि किसी बाहर के बंधनों से फ्री होने को। वो भी जरूरी है, लेकिन वो होने के बाद आपको साइकोलॉजिकली जो कंडीशनिंग है आपके अंदर, उससे फ्री होगे, तब आप एक इंडिविजुअली भी अगर देखें अपनी यूनिकनेस को भी आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे, और उस यूनिकनेस से बाहर भी जाने की संभावना को वो शायद देखते हैं। जब वो बात करते हैं कि सेल्फ को डिसॉल्व करने वाली बात है, तो सेल्फ, जिसको हम सेल्फ बोलते हैं, बेसिकली वो हमारी कंडीशनिंग है या हमारी आइडेंटिटी है जो हमने बनाई है,
इन आवर अपब्रिंगिंग और हमारे अपने कल्चर में सोशलाइजेशन के दौरान। क्योंकि आम हाँ। समझ के मुताबिक शायद उनकी सेल्फ की समझ भी नहीं है, क्योंकि वो सेल्फ को एज इम्पेडिमेंट देखते हैं। आमतौर पे सेल्फ को समझा जाता है एज दैट प्योर एंटिटी जहां तक आपको पहुंचना है, विच इज द डेस्टिनेशन। लेकिन जय कृष्णमूर्ति के लिए ये अपने आप में एक हिंड्रेंस, अपने आप में एक इम्पेडिमेंट है जिसको ओवरकम करना जरूरी है। हाँ, क्योंकि वो सेल्फ को एक लिमिटेड सेल्फ के तौर पे देख रहे हैं जो कंडीशनड है, कंडीशनड सेल्फ है। हाँ, और वो कंडीशनड भी उन चीजों से है जिस समाज और जिस जगह पे वो रहा है, बिल्कुल, है ना। तो वो उससे फ्री नहीं होगा जब तक, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, अपने विश्वासों से, अपनी मान्यताओं से, अपने सीमित विचारों से वो फ्री नहीं होता। और फ्री होके जब तक चीजों को देखता नहीं है जैसी वो हैं, बिना बायसेस के, तब तक वो फ्री नहीं है। तो यहाँ पे मुझे लगता है चॉइसलेस अवेयरनेस और फ्रीडम दोनों एक ही हो जाती हैं। एक जो सेल्फ का बायसनेस है वो हमें किस तरीके से अनफ्री करता है, let's say? वो हमें बांधता कैसे है? बायसनेस इस सेंस में जो हम पहले बात कर रहे थे, बाहर का जो रिस्ट्रेंट है वो हमें साफ तौर पे फील होता है ना? हाँ, हमें वो रेस्ट्रिक्शन फील होती है, ठीक है, हमें वो रेजिस्टेंस फील होती है। लेकिन जो इंटरनल बायसनेस आदमी की होती है वो उसको मेरे ख्याल से सेम तरीके से फील नहीं कराती है बंधा हुआ में भी। हाँ, वो एक कठिन काम हो जाता है क्योंकि हम उससे अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और मेरे ख्याल से इस स्टेज तक पहुंचने के लिए कि जहां पे आपको अपने इंटरनल इंस्टीट्यूशंस को भी, सेल्फ को भी, जो कि कंडीशन सेल्फ है, उसको भी एज कोर्सिव देखने लग जाए, इस स्टेज पे पहुंचने के लिए अवेयरनेस का जरूरत है। बिना अवेयरनेस के फिर वो रिस्ट्रेंट है ही नहीं। शायद आमतौर पे पीपल लाइक टू बी बायस्ड, पीपल लाइक टू बी कंडीशनड, पीपल लाइक टू बी देमसेल्व्स। अपने इंस्टिंक्ट के साथ चलते हैं, उनको कोई मजबूरी, कोई समस्या, कठिनाई नहीं आती है। वो तभी आती है व्हेन यू आर अवेयर टुवर्ड्स देम। प्रॉब्लम तभी बनता है। तो मेरे ख्याल से उनका फ्रीडम ऑफ फ्रॉम सेल्फ प्रीसपोजेस एन अवेयरनेस ऑफ द सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ, बिल्कुल नहीं, फ्रीडम भी अवेयरनेस के साथ अटैच्ड है। उनकी फ्रीडम है ही अवेयरनेस। अगर हम देखें, वो फ्रीडम को जो डिफाइन कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि आपको अपनी आदतों, अपने विचारों, अपने बायसेस, अपनी कंडीशनिंग, इनके प्रति अवेयरनेस जब होगी तब आप रियल सेंस में अपनी फ्रीडम को महसूस कर पाएंगे। उनके लिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, चॉइसलेस अवेयरनेस और फ्रीडम दो शब्द हैं लेकिन चीज एक ही है। अच्छा, चॉइसलेस अवेयरनेस के बिना फ्रीडम नहीं हो सकती, जिसको वो फ्रीडम बोल रहे हैं जय कृष्णमूर्ति। बट अगेन रिटर्निंग टू द सेम क्वेश्चन कि आदमी क्यों फील करे, बद्ध क्यों फील करे व्हेन ही हैज हिज ओन इंस्टिंक्ट्स, हिज ओन बायसेस? हाँ, ये आप बोल सकते हो। आप ये कह रहे हो कि जो व्यक्ति अपनी बायसेस, अपनी आदतों के प्रति अवेयर ही नहीं है, तो उसको ये लगेगा ही नहीं कि वो बंधन में है। ये पॉइंट है मेरे ख्याल से, है ना? हाँ, exactly. तो यहाँ पे मैं जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम अपनी बात को क्लियर करने के लिए। जैसे हम में से ज्यादातर लोग ये कोशिश करते हैं कि हम मान लीजिए कि हम कोई गोल बनाते हैं अपनी लाइफ में कि हम ये करना चाहते हैं। बहुत सिंपल सा गोल लेते हैं कि मैं डेली चाहता हूँ कि मैं डेली वॉक करने जाऊँ या मैं डेली जॉगिंग करने जाऊँ। ये मेरी इच्छा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही शाम आती है या वो समय आता है जब मुझे वॉक करने जाना है, तो मेरे अंदर का एक हिस्सा बोलता है कि नहीं, कल से जाना है यार, आज आराम करते हैं। अब इसको ले अगर हम, तो इसी तरह की हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं हो रही होती हैं जिनमें हम चाहते कुछ और है लेकिन हम वो चीजें कर नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे ही जो सेल्फ है वो कंडीशनड है कुछ अन्य चीजों से। मैं ये कह रहा हूं कि ये भी एक कंडीशनिंग है, वो भी एक कंडीशनिंग है, ठीक है। अब ये आपस में क्लैशेस क्यों पैदा होते हैं? ये पैदा इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपनी हैबिट्स के प्रति अवेयर नहीं हो पा रहे हैं, अपने इंक्लिनेशन, अपने बायसेस के प्रति भी अवेयर नहीं हो पा रहे हैं, और उन्हीं की वजह से हमारे जीवन में तमाम तरह की समस्याएं आ रही होती है। इवन हम जैसे कुछ एक्शंस भी कर रहे होते हैं और उनके जो हमने परिणाम सोचे होते हैं वो नहीं आते बाद में, उसके कारण भी हमारे बायसेस में होते हैं क्योंकि हम रियलिटी को देख नहीं पाते, हम अपने बायसेस के थ्रू उसको देख रहे होते हैं और लगातार हम फिर पछताते रहते हैं कि हमें करना ये था, हम ये कर रहे हैं। उसका रीजन यहाँ पे है कि हम अपने प्रति, अपने बायसेस, अपनी आदतों के प्रति अवेयर नहीं होते हैं, तो हम डिजायर कुछ करते हैं, करते कुछ और है। और यही फ्रेगमेंटेड सेल्फ का पूरा इशू है, जिसको वो बोलते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट विद इन सेल्फ। लगातार हम कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं सारे लोग। उसका रीजन ये है कि हम अपनी आदतों, अपने विचारों, अपनी फीलिंग्स के प्रति अवेयर नहीं है, ईमानदार नहीं है। इसीलिए हमें अपने बारे में पूरी तरह से पता नहीं है।
और हम बहुत विपरीत विपरीत चीजें डिजायर कर रहे हैं अपने आप से, और उसमें हम लगातार द्वंद्व में रहते हैं, तनाव में रहते हैं और परेशान रहते हैं। तो अवेयरनेस की जरूरत मुझे लगता है यहाँ से पैदा होती है, अगर हम अपने जीवन को ध्यान से देखने लग जाए कि आखिर मैं कष्ट में क्यों हूँ। क्योंकि आमतौर पे जो फ्रीडम को लेकर नैरेटिव आता है वो शायद इस तरीके का बनता है कि एक सोसाइटी होती है, उसमें पहले बाहरी रिस्ट्रेंट खत्म किए जाते हैं, हाँ। उसके बाद आदमी फ्री फील करता है, पर कुछ दिनों बाद ही डिस्कवर्स कि ही स्टिल नॉट फ्री, तो फिर वो अगली स्टेज पे जंप मारता है, फिर वो कहता है कि नाउ आई नीड फ्रीडम फ्रॉम माय ओन सेल्फ, तब वो लिबरेशन के पास में निकलता है। बिल्कुल सही बात। लेकिन कृष्णमूर्ति के यहाँ पे चूंकि डाइकोटमी नहीं है बाहरी और भीतरी की, यहाँ पे भीतर जो इंटरनल सेल्फ भी है, इट इज आल्सो एट द सेम टाइम कंटामिनेटेड विद द एक्सटर्नल। हाँ, तो इस वजह से सब कुछ साइमल्टेनियस है। हाँ, वो रिलेशन बना रहे हैं, वो आउटर और इनर का डाइकोटोमी नहीं बना रहे हैं, क्योंकि उनका वो हमेशा बोलते भी है अगर आपको अपने सेल्फ को जानना है तो आप अपने रिलेशनशिप में सेल्फ को जानेंगे, है ना। तो हम यहाँ पे हम अपना कंक्लूड कर लेते हैं कि हमारी जो इंसाइट बनी थी वो, और इस बातचीत के बाद में हमारे कुछ विचार अगर बदले या जो, तो उसको अगर हम कंक्लूड कर लें यहाँ पे। सर एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे सर हमने बात की तो साइकोलॉजिकल फ्रीडम है और एक फिजिकल, जैसे बाहर के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे फिजिकल फ्रीडम है, क्या सर इनके बीच में कृष्णमूर्ति कहीं सिंक्रोनाइजेशन के बारे में बात करते हैं? जैसे एक टाइम पे मैंने साइकोलॉजिकल फ्रीडम को देख लिया है मेरी अवेयरनेस से, और एट द सेम टाइम मैं फिजिकली फ्री नहीं हूँ। फिजिकली से आपका मतलब क्या है? फिजिकली से मतलब है आई एम बाउंडेड टू सम वर्क। जैसे कि मैं कुछ अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं एक गाड़ी ले लूँ और मैं वो गाड़ी नहीं ले पा रहा हूँ, उसके पीछे की जो मिजरी थी, जो मेरा दुख था, वो मैंने देख लिया है, पर मैं वो गाड़ी स्टिल नहीं ले पा रहा हूँ। और या इससे कोई भी छोटा एक्शन नहीं, रियल उदाहरण दो अगर देना चाहते हैं। फैमिली, हाँ, अगर दे, हाँ, जैसे फैमिली में मैं चाहता हूँ कि मेरा एक पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक फैमिली मेंबर, माय डैड, मेरे से अच्छा बिहेव करे, ठीक है, वो जैसे मेरे से अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, तो जैसे मैंने साइकोलॉजिकल मेरी जो बाइसनेस है या जो मेरी डिजायर्स है, मैंने उसको अवेयर होके देख लिया है, और जो मेरे को दुख दे रही है वो मैंने देख लिया है, बट स्टिल माय फादर इज नॉट बिहेविंग गुड। नहीं, आपने नहीं देखा है। अगर आपने देखा होता तो आप ये समझ जाते कि मैं दूसरे से डिजायर कर रहा हूँ जिस पे मेरा कोई काबू नहीं है, मेरी डिजायर पे कंट्रोल है। मैं ये डिजायर कर रहा हूँ कि मुझसे अच्छा बिहेव करे, इस डिजायर को मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो जो क्योंकि मैं हाँ, उसके साथ जो दुख आ रहा है, हाँ, क्या मैं उससे फ्री हो सकता हूँ? क्योंकि वो बाहर से आ रहा है, उसमें मेरा इंटरनल रोल नहीं है सर। अब जैसे दुख है बाहर से आ रहा है ना, अब ये फिर बहुत अलग तरह की डिबेट नई शुरू होगी यहाँ पे कि क्या ऐसा कोई दुख हो सकता है जो बाहर से ना आए और अंदर से ही अंदर पैदा हो रहा हो। सारे दुख बाहर से ही आते हैं किसी न किसी रूप में, ऐसा कोई भी दुख नहीं है जो आपको लगता है कि वो इंटरनली पैदा हो रहा है। सारे दुख बाहर और अंदर का उस तरह से डाइकोटोमी नहीं है। आपकी बाहर की चीजों से जैसे जैसे डिजायर है, सारे दुख वहां से पैदा हो रहे हैं, क्योंकि आप चाह रहे हो कि भाई जो आपके फादर हैं वो अच्छा बिहेव करें, और ये आप उनसे चाह रहे हो, है ना, जिन पे आपका कोई बस नहीं चलता। जैसे आप मुझसे चाहो कि भाई मैं ऐसे सर्टेन तरीके से बिहेव करूं, तो ये आपके बस में नहीं है। आप ये चीज अवेयर नहीं कर हो पा रहे हो कि भाई मेरे बस में तो मेरी डिजायर है ना, मैं ये डिजायर छोड़ दूंगा तो मेरे को दुख नहीं होगा। जब तक मैं इस डिजायर को करूंगा तो इससे दुख होगा। थोड़ा सा चेंज करते हैं सिचुएशन को। अगर मेरे फादर ने मार रहे हैं, हाँ, वो तो बात थी, हाँ, हिंसा पे आ जाते हैं। तो मैं उस हिंसा से फ्री कैसे हो सकता हूँ सर, जबकि मेरी चल नहीं रही है? तो मैं उस दुख से भी कहीं ना कहीं फ्री नहीं हो सकता सर। मैं कितना भी साइकोलॉजिकल अवेयर हूँ, हाँ, कितना भी मैं इंटरनली मेरे को देख लूँ। बिल्कुल। तो ये क्रिटिक बनेगी अगर कोई भी आदमी ये बोलता है कि बाहरी चीज है, इसीलिए सोशो पॉलिटिकल जो फ्रीडम है वो प्राइमरी होती है। जैसे कि आप चले जाओ कॉलोनियल टाइम में इंडिया में, तो भारत में आप साइकोलॉजिकली फ्री नहीं हो सकते जब तक कि आप कॉलोनियल रूल जो है उससे फ्री नहीं होते। तो सोशो साइकोलॉजिकल जो जुड़ी हुई चीज है, जब तक आप सोशली और पॉलिटिकली फ्री नहीं होंगे तब तक आप साइकोलॉजिकली फ्री नहीं हो पाएंगे। लेकिन जे कृष्णमूर्ति ये मान के चल रहे हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस
मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो सोशली एंड पॉलिटिकली फ्री हो चुका है बहुत हद तक, लेकिन वो साइकोलॉजिकली फ्री नहीं हुआ है, इसलिए वो फ्री नहीं हो पा रहा है। सोशो पॉलिटिकल फ्रीडम और साइकोलॉजिकल फ्रीडम दोनों को लेके चलते हैं, लेकिन वो एम्फेसिस सोशो साइकोलॉजिकल पर ज्यादा दे रहे हैं। उसका एक रीजन तो ये हो सकता है कि वो जहां पर इंग्लैंड में उनकी परवरिश हुई और वहां पे उनकी ज्यादातर बातचीत हुई, खास करके यूरोप में, तो उनका ये सोच है कि वहां पे सोशो पॉलिटिकली फ्रीडम आ चुकी है बहुत हद तक, है ना। तो एक वजह ये हो सकती है क्योंकि साइकोलॉजिकली जब तक आप फ्री नहीं होंगे तो सोशो पॉलिटिकल फ्रीडम एक तरफा फ्रीडम होगी और वो फ्रीडम आपकी लाइफ को ग्रो नहीं करने देगी, क्योंकि आप साइकोलॉजिकली अभी भी उसी सोशो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में बंधे हुए हो, कंडीशनिंग में बंधे हुए हो, तो आप अपनी पोटेंशियल पूरी एक्चुअलाइज नहीं कर पाओगे। एक रीजन तो ये हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि वो ये मान के चलते हैं कि साइकोलॉजिकल चेंज प्राइमरी है, जब साइकोलॉजिकल चेंज हो जाएगा तो सोशो पॉलिटिकल चेंज भी अपने आप हो जाएगा, वो बाई प्रोडक्ट है। तो इस विचार पे दोनों तरह के विचारक मिलेंगे। कुछ लोग मानते हैं कि इंटरनल चेंज प्राइमरी है, जैसे गांधी और जितने भी इंट्यूटिव थिंकर्स हैं वो ऐसे ही सोचते हैं कि पहले इंटरनल चेंज होगा, एक्सटर्नल चेंज तो आराम से हो ही जाएगा। कुछ जो थिंकर्स हैं मार्क्स जैसे, जो कि सोशो पॉलिटिकल चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं, इंस्टीट्यूशंस पे ज्यादा फोकस करते हैं, उनका ये मानना है सोशो पॉलिटिकल चेंज पहले होना चाहिए, फिर साइकोलॉजिकल चेंज हो पाएगा। क्योंकि मार्क्स का ये मानना है हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो बनती ही सोशो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स के थ्रू है। तो वो ये बात बहुत हद तक सही है साइकोलॉजिकली, तो वो आप चेंज नहीं करोगे सोशो पॉलिटिकल तो फिर आपकी साइकी चेंज नहीं होगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये एक सर्कुलर है, इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि कहाँ से शुरू करना चाहिए। हम सोशो पॉलिटिकल से शुरू करेंगे तब भी हमें इंटरनल चेंज करना है, साइकोलॉजिकल चेंज करना है। अगर आप साइकोलॉजिकल से शुरू कर रहे हो तो फिर आपको सोशो पॉलिटिकल चेंज करना है, अदरवाइज ये चीज चलेगी नहीं। सस्टेनेबल तभी होगा जब हम दोनों पक्षों को चेंज करने पे जोर देंगे, फ्रीडम तभी सस्टेनेबल होगी। तो इसी बातचीत के साथ में हम इस बात को खत्म करते हैं। लेकिन इस पूरी चर्चा से एक बात निकल के आई कि फ्रीडम को बहुत अच्छे से समझने के लिए जे कृष्णमूर्ति की, हमें जे कृष्णमूर्ति के सेल्फ को लेके जो विचार हैं वो भी समझने होंगे और हमें ये समझना होगा कि इन दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है। तो अगली बार हम लोग बातचीत करेंगे जे कृष्णमूर्ति के सेल्फ के विचार को लेकर।